नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय पुनर्जागरण कालीन या भारतेंदु कालीन हिंदी कविता है। 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को हम भारतेंदु युग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हिंदी कविता में यह नवजागरण के संदेशवाहक के रूप में सामने आता है। यह समय दो शक्तियों के टकराहट का समय है। सामंतवाद अपनी सारी ताकत लगाकर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रबुद्ध वर्ग नए सिरे से सोचना शुरू करता है। इस स्थिति को अंग्रेज समझते हैं और भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग देने लगते हैं। पाश्चात्य शिक्षा व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व देती है, तो अंग्रेजी शिक्षा दूसरे राष्ट्रों से तुलना का अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीयता को वातावरण मिलता है और इस सब को आगे बढ़ाने का कार्य मुद्रण यंत्र करने लगते हैं। साहित्य चेतना भी इस ओर उन्मुक्त होने लगती है। भारतेंदुकालीन साहित्य, भारतेंदुकालीन कविता एक ओर भक्तिकाल और रीतिकाल से अनुबद्ध है, तो दूसरी ओर आधुनिक युग की सभी चेतना यहाँ पर दिखाई देने लगती है। हमरो उत्तम भारत देश यहाँ का प्रमुख सर है और राष्ट्रीयता का प्रसार ये जन सामान्य में करने लगते हैं। अंग्रेजों की विरोधी नीतियों को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसी, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज नहीं अंग्रेज। एक ओर ये लोग हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, तो दूसरी ओर भारत के विकास को प्रमुखता से लेते हैं और भारत के विकास में सहयोगी अंग्रेजों की नीतियों के कारण रानी विक्टोरिया को राजराजेश्वरी कहते हैं और कहते हैं कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। सामाजिक समस्याओं का चित्रण हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम भारतेंदु युग में होता है। इससे पहले का हिंदी साहित्य व्यक्ति के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखता था। अस्पृश्यता, विधवा विवाह, नारी शिक्षा जैसे विषयों पर इस युग के कवियों ने प्रचुरता से लेखनी चलाई है। भारत दुर्दशा का नाटककार कहता है, बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, तो भारत की दरिद्रता, भारत के लोगों की गरीबी से दुखित होकर भारतेंदु कहते हैं, आवहु रोवहु मिलहु सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। हास्य व्यंग यहाँ प्रमुखता से आया है। सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध ये हास्य व्यंग शैली में करते हैं। पेरोडी, स्यापा, गाली जैसी शैलियों का प्रयोग स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र भी करते हैं। एक और अंग्रेजों की नीतियों का ये सम्मान करते हैं, वो भी राजनीतिक चेतना का ही प्रतीक है, तो दूसरी ओर भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के बाहरी अंधानुकरण को लेकर प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं, जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोई, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, रीति निरूपण भी इस युग में हुआ है, लेकिन वो गौण रूप में ही हुआ है। राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना ही इस युग की प्रमुख विशेषता है। काव्य में इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता, वर्णनात्मकता, विषय प्रमुखता को देखकर कुछ विद्वान इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ काव्य रूपों की अवहेलना हुई है या उपेक्षा हुई है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। काव्य रूपों का जितना विविध प्रयोग इस युग में हुआ है, उतना अन्य युग में दुर्लभ है। एक और व्यंग गीति लिखी गए हैं, तो दूसरी ओर प्रगीत मुक्तकों की रचना हुई है। मुक्तक यहाँ की प्रमुख शैली है। हास्य व्यंग लिखे गए हैं, हास्य व्यंग्यात्मक गीत लिखे गए हैं, तो दूसरी ओर मुकरिया, गाली की भी रचना हुई है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से तथा अंबिका दत्त व्यास अब्र उपनाम से गजल लिखते हैं। यहाँ की भाषा काव्य के क्षेत्र में प्रमुख रूप से ब्रज भाषा ही रही है, लेकिन भाषाई दृष्टि से इस युग की एक प्रमुख विशेषता ये है कि खड़ी बोली हिंदी को भी स्वीकार किया गया है और खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की गई है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू का स्यापा, बंदर सभा जैसे खड़ी बोली हिंदी के गीतों की रचना करते हैं।
और इस प्रकार भाषा, साहित्य, वर्ण विषयों की दृष्टि से भारतेंदु युग नवजागरण का युग है, पुनर्जागरण का युग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रवर्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, 1865 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र सपरिवार जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। बंगला साहित्य का विकास देखकर हिंदी साहित्य में इसकी कमी को महसूस करते हैं और वापस आकर हिंदी साहित्य में इस विकास को शुरू करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार भारतेंदु स्वयं तो हिंदी में कविता लिखते ही हैं, साथ ही हिंदी भाषा में काव्य लिखने के लिए कई सारे कवियों को प्रोत्साहित भी करते हैं और इस प्रकार भारतेंदु मंडल तैयार करते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगर, प्रेम प्रताप नारायण, जगन मोहन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास इस युग के प्रमुख कवि हैं। इस युग के प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को 1850 से 1885 का अल्पकालीन समय मिला है। इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, तो निबंध और नाटक भी प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। नवयुग के प्रवर्तक ये सभी सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अपने काव्य लिखते हैं। ब्रज भाषा में भी ये काव्य लिखते हैं, लेकिन इनकी विशेषता नवीन प्रवृत्तियों के विकास और उसके प्रवर्तन की है। भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में इनका काव्य संकलित है। और हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र सेठ अमीचंद की परंपरा के बाबू गोपाल कृष्ण के सुपुत्र हैं, जिन्हें विरासत में बहुत अधिक धन मिलता है, जिसका प्रयोग ये हिंदी साहित्य के विकास के लिए करते हैं। इस युग के दूसरे प्रमुख महत्वपूर्ण कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर गांव में होता है। एक संपन्न ब्राह्मण कुल के कवि साहित्य के सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाते हैं। हालांकि ब्रज भाषा इनकी प्रमुख भाषा है, परंतु फिर भी हिंदी भाषा में ये काव्य लिखने की शुरुआत कर देते हैं। आनंद कादम्बनी जैसे पत्रों का संपादन करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को ब्रिटेन में जब काला कहा जाता है, तो उसमें के दुख में दुखित होकर ये लिखते हैं, अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत काले, तासो कारे शब्द हु पर है हमवारे। इस युग के तीसरे प्रमुख कवि प्रताप नारायण मिश्र है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बेजे गांव में जिला उन्नाव में होता है। हालांकि इनकी भाषा ब्रज ही है, परंतु आधुनिक विषयों को इन्होंने काव्य का विषय बनाया है। हास्य व्यंग भी इन्होंने प्रचुर मात्रा में लिखा है। प्रताप लहरी में इनका काव्य संकलित है। ठाकुर जगन मोहन सिंह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार है। ये एक भावुक कवि हैं। ब्रज भाषा में प्रकृति चित्रण एवं श्रृंगार चित्रण किया करते हैं। अंबिका दत्त व्यास इस युग के अन्य प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म काशी में हुआ है। इन्होंने ब्रज भाषा में आधुनिक विषयों को लेकर के लिखा है। खड़ी बोली हिंदी में इनका अपूर्ण काव्य कृति कंसवध प्राप्त होती है। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की फकड़ाना मस्ती एवं उनके व्यापक विचार ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। हिंदी भाषा एवं साहित्य आज जिस विस्तृत फलक पर विद्यमान है, उसको भूमि प्रदान करने का कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी कवियों के द्वारा हुआ है। धन्यवाद।